हेलो दोस्तों, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आई होप कि आपने मेरी लास्ट समरी जरूर सुनी हुई होगी। अगर आपने अभी तक डू एपिक शिट वाली समरी नहीं सुनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके सुन सकते हो। बहुत ही मस्त बुक है। सो दोस्तों, आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ना, वो मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। वो एक ऐसी बुक है जिसने मुझे सबसे ज्यादा इमोशनल किया था। जब मैंने वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया ना, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ भी ज्यादा फेस नहीं करते जितना इन लोगों ने फेस किया था। एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में पढ़ने से ही मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को रोना आ गया। जिन लोगों के साथ ये बीता होगा वो उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा होगा, उनकी हालत क्या हुई होगी। हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं कि लोगों के ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए थे, लेकिन रियल में जब ये अत्याचार हुए होंगे तब लोगों ने कितना कुछ सहा होगा। उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी होगी। अगर हमारी लाइफ में कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाए तो भी हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं। ये बुक आपको ये सिखाएगी कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो ना, आपको अगर अपनी लाइफ में पता ही नहीं चल रहा ना कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी आपका जीवन का अर्थ खोजने में। सो इस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर द मीनिंग, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, एंड जिसके राइटर है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। सो दोस्तों, ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कैसे बंदी शिविरों में किस तरीके से अपनी लाइफ बचा बुचू के फ्रीडम हासिल की थी और कितना कुछ सहा था। और दूसरे पार्ट में लोकोथेरेपी के बारे में बताया किस तरीके से सिर्फ आप अपना नजरिया चेंज कर अपनी प्रॉब्लम्स को भी चेंज कर सकते हो। सो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शिविर में रहने वाले लोगों ने क्या कुछ सहा और लोकोथेरेपी किस तरीके से काम करती है, ताकि हम भी अपनी लाइफ में लोकोथेरेपी का यूज करके अपनी कुछ टेंशनों से दूर हो सके और हमारा नजरिया भी चेंज हो सके दुनिया को देखने का, प्रॉब्लम्स को देखने का। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक सिर्फ सुन रहे हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है ये उन लोगों के बारे में बताई गई है जो बंदियों ने अपनी लाइफ में सहा और किस तरीके से उनका माइंडसेट था, किस तरीके से जिन लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। ये बुक उन शिविरों के बारे में लिखी गई है जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इस स्टोरी को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुई थी और इसके ऊपर काफी फिल्म भी बन चुकी है, बट लेकिन बड़े बड़े यातना शिविरों की कहानियां हैं। इसमें उन बंदियों के बारे में नहीं बताया जो छोटे छोटे शिविरों में रहते थे और उनके ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हुआ करता था, और उन बेरहम किस्सों के बारे में बताया गया है जो उस यातना शिविर में घटे हैं। ये बुक उन लोगों के बारे में नहीं है जिनको बहुत सारी छूट मिली थी, बहुत सारी सुविधाएं मिली थी। ये उन लोगों के बारे में जिनको सीधा गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता था, जिनको सीधा मृत्यु के दर्शन करा दिए जाते थे। सो इस बुक में ऑथर ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है, उन कैदियों के अनुभव के बारे में भी बताया जो जो उन्होंने वहाँ पर देखा। ऑथर बोलते हैं कि हम 5000 लोगों को एक शिविर से दूसरे शिविर में ले जाया जा रहा था। हम 5000 लोगों को ट्रेन में इस तरीके से भर रखा था जैसे किसी भूसे को भरते हैं, और हम सबके मन में यही चल रहा था, न जाने हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये काफी अच्छा लग रहा था, चलो हम यहाँ से निकल कर कहीं अच्छी जगह पर जा रहे होंगे, पर लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि उनको वहाँ ले जाया जा रहा है जहाँ पर लोगों को जिंदा गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता था, जहाँ पर लोगों को मृत्यु दे दी जाती थी। तो वो बोलते हैं कि काफिला इसी तरीके से चलता रहा। फिर एक स्टेशन पे रेलगाड़ी रुकी, तभी एक कैदी ने देखा कि हम ऑश्विट्ज जा रहे हैं। तो हम सभी समझ गए थे कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है। हर कोई बहुत ज्यादा परेशान था। अब हर किसी के मन में यही चल रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए, और वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि खुद को बचाने के लिए लोग दूसरों का नाम दे देते थे। पहले इस तरीके से सूची बनाई जाती थी कि जो भी बीमार है, जिन पे काम नहीं हो रहा, उन लोगों को सीधा जला दिया जाता था। अगर उन्हें पता चल जाता था कि उनका कोई दोस्त है जो उस लिस्ट में शामिल है जहाँ पर उसको गैस चैम्बर में झोंक दिया जाएगा, तो वो किसी न किसी तरीके से किसी और को उसकी जगह देकर उसको गैस चैम्बर में झुकवा देते थे। मतलब यहाँ सिर्फ लोग अपने बारे में सोचते थे, दूसरे के बारे में बहुत कम सोचा करते थे। धीरे धीरे वो रेलगाड़ी रुकती है, तब वो देखते हैं कि हर तरफ कटीली तारें लगी हुई है जिनमें करंट आ रहा होता है, और एक गाड़ी में उन 5000 लोगों को भर दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ 2000 लोगों के बैठने की जगह होती है। उसमें इस तरीके से भर दिया जाता है कि एक दूसरे को वो सांस भी नहीं ले पाते, खड़े भी ढंग से नहीं हो पाते, और सीधा जाकर उनको वहाँ पर उस कैंप में फेंक दिया जाता है। जब वो वहाँ से निकलते
निकलते हैं तो दो लाइनें बांट दी जाती हैं, एक महिलाओं की लाइन और एक आदमियों की लाइन। तब वो लोगों के पास वो सारी चीजें होती हैं, मतलब लोगों के पास खुद की घड़ी होती है, जूते होते हैं, जो भी उनकी थोड़ी बहुत संपत्ति उनके पास होती है, इयररिंग्स हो गए या फिर कुछ भी चीजें हो गई थोड़ी बहुत, वो सब उन लोगों के पास होती है। ये सारी चीजें देखकर वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो बड़े अच्छे से पेश आते हैं ताकि उनसे वो चीजें छीन लें, उसके बाद उन्हें अपनी असलियत दिखाएंगे। तो दो लाइनें बांट दी जाती हैं। वहीं पर डॉक्टर फ्रिंकल बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पांडुलिपि को बचा पाया। वो एक मनोचिकित्सक थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। जितना भी लोगों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था उसके ऊपर उन्होंने पांडुलिपि, मतलब उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट जो भी बनाई थी, जितना भी लोगों के बारे में रिसर्च किया था, वो सारी चीजें उन्होंने लिख रखी थी, एक दस्तावेज बना रखा था एक डायरी में। तो वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी इस डायरी को छुपा लें, लोग उनसे वो चीज छीन ना लें। लोगों के लिए हीरे जवाहरात, घड़ियां, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, पर लेकिन डॉक्टर फ्रिंकल के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो उनकी सालों की मेहनत थी। तो वो किसी भी तरह छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ होता है, वो उससे ये बात बोल देते हैं कि ये मेरा सामान है और मैं नहीं चाहता कि और किसी भी तरह मैं पकड़ा जाऊं। पर लेकिन वो आदमी होता है इस तरीके से मुस्कुराता है जैसे अभी जाके सब कुछ बता देगा, और एट द एंड वो बता भी देता है कि इसके पास एक ऐसी डायरी है जिसको ये छुपा छुपा के रख रहा है। ये सब वो बाद में बताता है, उस टाइम तक उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। वो जो गार्ड्स होते हैं वो दो डायरेक्शन बताते हैं, एक लेफ्ट और राइट। राइट में जो भी लोग जा रहे होते हैं उन सबको चुना जाता है कि वो आगे चलकर काम करेंगे। जो लेफ्ट साइड में जा रहे होते हैं उन सबको वहां भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें दर्दनाक मौत दी जाती है, मतलब कि गैस चैम्बर में भेजने की तैयारी होती है। डॉक्टर फ्रिंकल और जो भी लोग होते हैं साथ में वो पूछते हैं कि उन लोगों को इस तरफ क्यों भेजा गया है। जो पहले वहाँ पे रह रहे होते हैं वो लोग बताते हैं कि इन लोगों को इसलिए वहाँ पे भेजा गया है ताकि इनको जिंदा जला सके। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम बच गए हो, अब तुमसे यहाँ पर काम कराया जाएगा। कुछ टाइम बाद वो गार्ड्स आते हैं और जमीन पर एक चादर बिछा देते हैं, और वो गार्ड्स आते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अपने सारे बदन के कपड़े उतार दो और जो भी तुम्हारे पास कीमती चीजें है ना वो सब इस चादर पर डाल दो। हर एक कपड़े अपने उतार देता है। उन कपड़ों को उतारने के बाद उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कोड़े बरसाए जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मारा जाता है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा साबुन दिया जाता है कि अब इधर जाओ और यहाँ पर नहाओ जाकर। वो कहते हैं कि चलो यहाँ शिविर में एक तो अच्छी चीज है कि यहाँ पर शुद्ध पानी आ रहा है, वरना हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पानी भी हमको मिलेगा। तो वो लोग वहाँ पे नहाते हैं और निकलते हैं, और कम से कम 3-4 घंटे तक वो बिना कपड़ों के बाहर इतनी ज्यादा ठंड में खड़े रहते हैं। डॉक्टर फ्रिंकल बोलते हैं कि सिर्फ हमारे सर पर बाल थे और हमारे शरीर पर जितने भी बाल थे वो सब हटा दिए गए थे, हमें पूरी तरीके से नंग कर दिया गया था। वो शिविर वाले हमें ये बताना चाहते थे कि हमारे पास हमारे इस नग्न शरीर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा खुद का अस्तित्व नहीं है, हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। इस तरीके से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई गई थी उनको नंग रखकर। तो 3-4 घंटे तक वो इसी तरीके से खड़े रहे। वो बोलते हैं कि अब तो शायद मुझे ठंड भी नहीं लग रही है, क्योंकि हम लोगों को इस तरीके से जलील कर दिया गया था कि हमें उस चीज का एहसास ही नहीं था। फिर एक रूम में उनको भेज दिया जाता है और चादर दी जाती है बिछाने के लिए, और बोल दिया जाता है कि तुम सब लोग सो जाओ, सुबह तुम लोगों को काम पर जाना है। तो वो बोलते हैं उस जगह सांस लेने की भी जगह नहीं थी। अगर एक कैदी सोता था ना तो वो सिर्फ एक तरफ करबट कर ही सो सकता है, दूसरी तरफ करबट करने के लिए भी जगह नहीं थी। इस तरीके से हमको लेटाया गया था। वो बोलते हैं सबसे एक फायदा हुआ कि इतनी सर्दी में हम लोगों को कुछ थोड़ी बहुत गर्मी तो मिल रही थी एक दूसरे से, वरना वो भी नहीं मिलती। आगे डॉक्टर फ्रिंकल बोलते हैं कि हमने तो बस अभी इतना ही झेला है और अगली सुबह हमें क्या क्या झेलना है, क्या क्या देखना है, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ भगवान जानते हैं कि हमारे साथ अगली सुबह क्या होने वाला है। डॉक्टर फ्रिंकल बोलते हैं कि डॉक्टर होने के नाते मुझे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली जहाँ पर मैं लोगों का इलाज कर सकूं, या मुझे किसी भी इस तरीके का पद नहीं मिला। मुझे आम कैदियों की तरह ही काम करवाया गया। मेरा आधे से ज्यादा टाइम तो सिर्फ रेल की पटरियां बनाने में निकल गया, गड्ढे खोदते टाइम निकल गया। वो बोलते हैं कि मुझे एक बार ऐसा टास्क दिया जाता है कि तुम्हें सुबह तक ये पूरा गड्ढा खोदना है, सुरंग बनानी है। वो बोलते हैं कि ये काम मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। फिर मुझे एक प्रीमियम कूपन दिया जाता है। वो कूपन ऐसे होते थे जिसके पास भी वो कूपन होते तो वो आराम से एक कूपन से 6 सिगरेट खरीद सकता था। वो बोलते हैं पर लेकिन उसमें एक ही चीज होती थी कि वो कूपन तब दिए जाते थे जब वो एक्सपायर हो जाते थे। वो बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास ऐसे 2 कूपन थे जो अभी एक्सपायर नहीं हुए थे। वो बोलते हैं कि 2 कूपन के बदले मुझे 12 सिगरेट मिल सकती थी, पर मैंने उन 12 सिगरेट को नहीं चुना। मैं 12 कटोरा सूप भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर खाने
खाने पीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। एक एक टुकड़ा दिया जाता था और पानी जैसा सूप दिया जाता था जिसमें सिर्फ पानी होता था। अगर गलती से भी एक मटर का दाना आ जाता था ना तो वो इंसान अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता था। 24 घंटे में सिर्फ वो आधा टुकड़ा ही मिलता था और उसी के साथ हमें रहना पड़ता था और उसके बाद हमें काम करना पड़ता था। तो बोलते हैं मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं 12 कटोरे सूप ले सकता हूँ। उस समय मैं अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझता था कि मेरे पास 2 कूपन है जिससे मैं कुछ खाने के लिए खरीद सकता हूँ, कुछ पी सकता हूँ। ऑथर बोलते हैं कि उस भयानक रात के बाद मेरा पहला दिन था और हम लोगों को साफ निर्देश दिए गए थे कि हम अपने ब्लॉक से बाहर नहीं निकल सकते और किसी और के ब्लॉक में नहीं जा सकते। ब्लॉक का मतलब हर एक कैदियों के ब्लॉक बनाए गए थे ABC करके, ताकि यहाँ का आदमी उस वाले शिविर में ना जा सके। तभी बोलते हैं कि मेरा एक मित्र होता है, वो घुसपैठ करते हुए चुपके चुपाते हमारे पास आ जाता है और मैं उसे देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता। वो मुझसे 1 वीक पहले आया था और वो इतना ज्यादा दुबला पतला हो चुका था कि मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। फिर उसने मुझे ये बताया कि वहाँ पर ज्यादा दिन जिंदा रहने के क्या उपाय हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, डेली शेव करो। उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम काम नहीं कर सकते। जिस दिन उन लोगों को ये लगा ना कि तुम बहुत ज्यादा दुबले पतले होते जा रहे हो, अब तुम काम नहीं कर सकते, बूढ़े होते जा रहे हो, उसी दिन तुमको गैस चैम्बर में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग उन लोगों को नहीं देखना चाहते जो काम नहीं कर पाते। उन लोगों को रखते हैं, उन लोगों को जीवित रखते हैं जो लोग काम कर पाते हैं। इसलिए चाहे तुम्हें अपना डबल रोटी का टुकड़ा ही किसी को देना पड़े, चाहे कांच से ही क्यों ना तुम्हें शेव करना पड़े, लेकिन डेली शेव करो ताकि उन लोगों को ये एहसास ना हो कि आप काम नहीं कर सकते। आगे वो बोलता है कि मान लो कि तुम्हारे पैर में छाला पड़ गया है ना, और अगर किसी SS के अधिकारी ने ये देख लिया कि तुम लड़खड़ा कर चल रहे हो ना, तो तुम्हें उस लाइन से बाहर निकाल देगा और तुम्हें गैस चैम्बर में झोंक देगा। इसलिए उनके सामने एकदम तन कर चुस्ती से खड़े रहो ताकि उनको दिखाओ कि तुम काम कर सकते हो। अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम्हें गैस चैम्बर से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी गैस चैम्बर में नहीं झोंकेगा। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि इस बात को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शायद मेरी जगह कोई और भी होता ना तो भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती कि अगर वो ये सारे काम करेगा तो उसको मौत का डर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर एक इंसान जिंदा बचना चाहता था। डॉक्टर फिंगल कहते हैं एक असामान्य परिस्थिति के लिए एक असामान्य प्रतिक्रिया को ही सामान्य बर्ताव माना जाता है। आगे डॉक्टर फिंगल बताते हैं जो बंदी होते हैं उनकी मानसिकता किस तरीके से बदलती है। कई बार बंदियों को अपने परिवार वालों की बहुत ज्यादा याद आती थी। जैसे कि वो बोलते हैं कि मुझे भी अपने परिवार की बहुत चिंता होती थी, ना जाने वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। और कभी कभी ये याद इतनी ज्यादा गहरी हो जाती थी कि वहाँ पर आस पास रहने वालों से घृणा होने लगती थी, नफरत होने लगती थी कि मैं कैसी जगह पर हूँ, मैं किस तरीके से बेबस हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बोलते हैं अधिकतर बंदियों को फटे चीथड़े वाले कपड़े दिए जाते थे पहनने को। जैसे कि आपने खेत में देखा होगा कि एक आदमी को बनाया जाता है और उसके ऊपर फटे पुराने कपड़े पहना दिए जाते हैं कि ताकि खेत में कोई कौवा वगैरह ना आए। तो वो बोलते हैं कि इस तरीके से उनकी हालत होती थी कि जो झोपड़ियां में रहने के लिए दी जाती थी वहाँ पर बहुत सारा कीचड़ ही पड़ा रहता था और जो भी उस कीचड़ को साफ करने की कोशिश करता था वो उसी में और ज्यादा घुसता चला जाता था। आगे बताते हैं कि जो पुराने बंदी होते हैं नए बंदी को ये बताते हैं कि किस तरीके से मल को साफ करने के लिए बंदी काम करते हैं। अगर मल साफ करते करते अगर उनके मुंह पर छींटे भी आ जाते हैं ना, गलती से अगर अपना छींटा साफ करने की कोशिश करते हैं ना, तो कैसे उनके ऊपर बेरहम कोड़े बरसाए जाते हैं। वो इस तरीके से इतना सब कुछ सहन करते हैं कि अब उनकी मानसिकता सेम हो जाती है। अब वो चाहे कितने भी गंदे रहे, उनके जूते कितने भी कीचड़ में सने हुए हो, वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करते। आगे बोलते हैं कई सप्ताह इसी तरीके से गुजर गए। फिर एक दिन एक आदमी को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा जा रहा था और हर कोई उसको सिर्फ ऐसे ही देखा जा रहा था। उस आदमी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसको बुखार था और उसने ये बात एक गलत समय पर बताई जहाँ पर उसके बदले किसी और को भेजा नहीं जा सकता था। और वहाँ के जो गार्ड थे उनका कहना ये था कि इसने ये काम से बचने के लिए किया गया और उसको बहुत ज्यादा मारा। वहाँ पर खड़े हर एक बंदी उसको सिर्फ ऐसे ही टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब उनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि वो किसी के दुख देख के, कष्ट देखकर उनको बिल्कुल भी तकलीफ या दुख नहीं होता था, क्योंकि वो इन्होंने इतना सब कुछ देख लिया था ना, खुद के ऊपर इतना सब कुछ सहन किया था कि अब उन्हें किसी के ऊपर तरस ही नहीं आता था। वो बोलते हैं जहाँ पर लोगों का इलाज करा जाता था ना, वहाँ पर भी लोगों की हालत इतनी ज्यादा बेकार थी कि वहाँ पर लोग सिर्फ पड़े पड़े कराते रहते थे, सही तरीके से उनका इलाज भी नहीं होता था। वो बोलते हैं कि एक बार तो मैंने भी टाइफस के मरीजों को देखा जिन्हें बहुत ज्यादा तेज बुखार चढ़ा रहता था, पर लेकिन उनको ठीक
करने के लिए वहाँ पर कोई भी दवाइयाँ नहीं थी। फिर एक दिन उसमें से मैंने देखा कि एक आदमी की मौत हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी मौत को देखकर वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था। वहाँ के जितने भी लोग थे वो उसकी जेब में से कुछ ना कुछ खकोर रहे थे कि कुछ ना कुछ मिल जाए। कोई उसकी पॉकेट से डबल रोटी का टुकड़ा निकाल रहा था, तो कोई उसकी जैकेट उतार रहा था, तो कोई उसके जूते उतार रहा था। सब इसी तरीके से व्यवहार कर रहे थे। फ्रिंकल बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के अंदर की इंसानियत ही खत्म हो गई हो। उस लाश के साथ भी इस तरीके से का व्यवहार कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि उस लाश को कोई भी ठिकाने लगाना नहीं चाहता है। वो सोचते हैं कि यहीं पे बड़े बड़े खराब होती रहे। उसमें इतनी ज्यादा स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है कि वो डॉक्टर से बोलते हैं कि इसको किसी भी तरीके से धक्के मारकर कहीं पर हम गाड़ देते हैं, वरना ये इस तरीके से ही पड़ा रहेगा। तो और बंदी जो होते हैं वो हेल्प करते हैं और उसको गाड़ दिया जाता है। आगे डॉक्टर फिंकल बताते हैं हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरी तरह मार पिटाई करी जाती थी। उनसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी या फिर गार्ड्स का मन करता था किसी को पीटने का, तो वो जरा सी बात पर हम लोगों को मारना शुरू कर देते थे, कोड़े बरसाना शुरू कर देते थे। अगर कोई लाइन चल रही है और लाइन में से थोड़ा सा भी इंसान इधर उधर हो गया तो उस पे कोड़े बरसाना स्टार्ट कर देते थे। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि सिर्फ मार पिटाई ही नहीं, वो हमारा इस तरीके से अपमान करते थे ना कि हमारा आत्मसम्मान ही गिर जाता था। वो बोलते हैं मार पिटाई का सबसे पीड़ादायी भाग उससे जुड़ा अपमान ही होता है, जिसे वे लोग बड़ी मुस्तैदी से लागू करते हैं। वो बोलते हैं कि एक बार हमें ना बर्फीले रास्तों पर काम करने के लिए भेज दिया गया और हम सबको एक रस्सी से बांध रखा था। अगर गलती से भी किसी एक का पैर फिसलता ना तो हम सभी मौत के मुंह में जाते। वो बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो कि अपांग था, उसका एक पैर खराब था, वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वो इस बात से खुश था कि उसको काम करने का मौका दिया गया, उसको सीधे मौत की सजा नहीं सुनाई गई, उसको गैस चैम्बर में नहीं झोंका गया। वो बोलते हैं कि वो एकदम लड़खड़ा रहा होता है, मैं झट से उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचता हूँ और मुझे इनाम में क्या मिलता है, एक बहुत गहरा प्रहार, एक बुरी तरीके से मारा गया कोड़ा। मुझे धक्के मारकर अपनी लाइन में रहने को कहा जाता है और वो इस तरीके से अपमान करते हैं। देखो इन सुअरों को साथ में रहकर भी काम नहीं कर पाते। वो इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं उन लोगों को अपमानित करने के लिए। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि एक बार की बात थी जब हम सभी को ना जंगल में भेजा गया और हमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर मिट्टी खोदने का काम दिया गया, जो कि वो मिट्टी बर्फ के साथ जमकर एकदम कड़ी हो चुकी थी। वहाँ पानी के पाइप डाले जाते थे। वो बोलते हैं कि उस टाइम में अपनी शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा दुबला हो गया था। वो बोलते हैं कि एक लाल टमाटर जैसा एक गार्ड होता है जो बुरी तरीके से मेरे को ही देख रहा होता है, जिसने बहुत ऊनीदार कपड़े पहन रखे होते हैं, सुंदर दस्ताने पहन रखे होते हैं, उसको तो कतई सर्दी नहीं लग रही होती है। वो मेरी तरफ पड़े हुए मिट्टी का ढेर देखता है जिससे सीधा पता लगाया जा सकता है कि मैंने कितना ज्यादा खोदा है। फिर वो बोलता है कि सुअर कहीं कि मैं तुझे कब से देख रहा हूँ, अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं। जरा देख कि तू कैसे अपने दांतों से ये मिट्टी खोदेगा, तू जानवर की मौत मरेगा। मैं 2 ही दिन में तेरा सफाया करवा दूंगा। लगता है तूने सारी जिंदगी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। तू करता क्या था खबीस, कोई काम धंधा करता था? डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि ये सब सुनने की तो मेरे को अब आदत ही पड़ गई थी। इतना ज्यादा मेरा अपमान कर चुके थे कि मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है। मेरे को सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात तो ये लगी जब उसने मेरे को मौत की धमकी दी। तब वो बोलते हैं कि मैं एकदम सीधा खड़ा होता हूँ और उसकी आंखों में आंख डालकर बोलता हूँ कि मैं एक डॉक्टर था, एक विशेषज्ञ, एक साइंटिस्ट। फिर वो गार्ड बोलता है क्या डॉक्टर? फिर तो तू बहुत अच्छा पैसा कमाता होगा, बहुत ज्यादा मरीजों को लूटता होगा। फिर डॉक्टर फिंकल गुस्से में बोलते हैं कि मैं अपने क्लिनिक में गरीबों का इलाज मुफ्त में किया करता था और बहुत से ऐसे मरीज थे जिनसे मैं पैसे नहीं लिया करता था। वो बोलते हैं कि गुस्से में मैंने इतनी बात कह तो दी थी, पर लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाली थी। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि वो झट से मेरे ऊपर आया और पागलों की तरह मुझे घूसे और लाते मारना उसने स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि मैं इस मामूली घटना से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे पल आते थे जब नफरत से पैदा हुआ गुस्सा हमारा बाहर आ जाता था। वो बोलते हैं ये गुस्सा किसी नाराजगी या चोट से नहीं आता था, ये बार बार अपमानित होने से आता था। जब कोई बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर मारता है ना, जाहिर सी बात है कि आपको भी गुस्सा आ जाएगा। आगे वो बोलते हैं कि इस दौरान मेरा एक दोस्त कापोस यानी गार्ड मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था, क्योंकि मैं उसकी व्यवहार
पारिवारिक समस्याओं को सुलझाता था, ध्यान से उसकी बातें सुनता था, उसकी विवाहित समस्याओं को सुलझाता था। वो बोलते हैं मैंने अपनी जांच पड़ताल और मनोवैज्ञानिक सलाह से उसके चरित्र की व्याख्या करते हुए उस पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ दिया था। इसके बाद वो मेरा आभारी हो गया था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। पहले भी कई अवसरों पर वह मेरे लिए टुकड़ी की पहली 5 पंक्तियों में से अपने साथ मेरे लिए स्थान सुरक्षित कर लेता था। मतलब पहले ऐसे टुकड़ियां बनाई जाती थी, जो जल्दी उठकर पहली टुकड़ियों में चले जाते थे उन्हें अच्छे काम दिए जाते थे। वहीं पर जो लोग लेट हो जाते थे, जो लास्ट वाली टुकड़ी में शामिल होते थे ना, उनको फालतू काम दिए जाते थे, ऐसे असुरक्षित काम दिए जाते थे जिनपे वो कभी भी मर सकते हैं, उनको कभी भी मार दिया जा सकता है। वो बोलते हैं कि जब तक वो मेरे साथ था ना, जब तक वो मेरा दोस्त था, जब तक मैं उसकी दिल की बात सुन रहा था, तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे किसी भी गैस चैम्बर से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो बोलते हैं कि लगभग सभी शिविर वासियों की तरह मैं भी एडिमा यानी शरीर की सूजन की रोग से ग्रस्त हो गया था। मेरी टांगे इतनी ज्यादा सूज गई थी कि उनके ऊपर की चमड़ी में इतना खिंचाव था कि मैं अपने घुटने तक नहीं मोड़ सकता था। मुझे अपने जूते के फीते भी खोलकर रखने पड़ते थे ताकि मेरे सूजे हुए पैर उनके भीतर आ सके। अगर मेरे पास जुराबे होती भी तो भी उन्हें पहनने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो बोलते इसी तरह मेरे अधधुले नंगे पैर हमेशा गीले रहते थे। मेरे जूतों में बर्फ भरी रहती थी। वो बोलते हैं कि एक एक कदम जमीन पर रखना इस तरीके से होता था कि मैं बहुत ज्यादा भारी जुर्म कर रहा हूँ, क्योंकि चला ही नहीं जाता था, इतनी सूजन आ गई थी मेरे पैरों पे। आगे वो बोलते हैं कि हम लोगों को इतना भोजन नहीं दिया जाता था जिससे हमारा पेट भर सके, हमें सिर्फ उतना ही दिया जाता था जिससे हम जिंदा रह सके। आगे वो बोलते हैं कि कैदियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था और भोजन पाने की उनकी कुदरती इच्छा ही उस समय उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। उनका सारा मानसिक जीवन इसी जरूरत के आसपास टिका था। वो बोलते हैं कि वो सिर्फ यही सोचते रहते थे कि जब वो बाहर निकलेंगे ना तो कितना अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। वो अच्छा अच्छा खाना सिर्फ अपने सपनों में ही देखते थे और उनकी मानसिकता बस यही रह गई थी, कब हम बाहर निकलेंगे, कब हम वो खुशबूदार अच्छा सा भोजन करेंगे, कब हम भर पेट खाना खाएंगे। खाने के बारे में ही बहुत से कैदी मिलकर बातें करते थे कि क्या वो खाएंगे, क्या उनका मन पसंद है, और यही सारी बातें करके वो अपना मन बहला लेते थे। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं मैं भोजन को लेकर होने वाली इन बहसों और बातचीत को शुरू से ही खतरनाक माना करता था। जब आप अपनी जीवन शैली को बहुत कम राशन और कम कैलोरी के अनुकूल बना रहे हो तो ऐसे में स्वादिष्ट व्यंजनों के विस्तार वर्णन के साथ अपनी इच्छा को भड़काना उचित है क्या? भले ही इससे कुछ पल के लिए मन को दिलासा मिल रहा हो, पर यह एक भुलावा था जो मनोवैज्ञानिक रूप से पक्के तौर पर खतरे से भरा था। वो बोलते हैं बहुत कम मात्रा में भोजन मिलने की वजह से शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा था। इसमें डॉक्टर फिंकल बोलते हैं हमेशा की तरह हमारी टुकड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेफ्ट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4, और हर पहला बाएं जाए दाएं जाए, इस तरीके से हमें आदेश दिए जा रहे थे और हमारे कानों में यही गूंज रहे थे। वो बोलते हैं हम अंधेरे में बड़े पत्थरों व पानी से भरे गड्ढों में सड़कों के किनारे बनी पगडंडियों पर लड़खड़ाते चढ़ रहे थे। जिन लोगों के पैरों में सूजन थी ना, वो एक दूसरे का सहारा लेते हुए चढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि यार अगर हमारी पत्नियां हमारी ये हालत देख लेती तो न जाने क्या सोचती, वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। तभी डॉक्टर फिंकल बोलते हैं ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे मेरी पत्नी का चेहरा कौन गया और हम मीलों तक गिरते पड़ते बर्फीली ढलानों पर रपटते बार बार एक दूसरे को सहारा देते, एक दूसरे से उलझते गिरते चलते गए। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर हम दोनों ही जानते थे कि हम अपनी पत्नियों को मिस कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे, हम अपनी पत्नियों के बारे में सोच रहे थे। वो बोलते कभी कभी अचानक मेरी नजर आकाश की ओर चली जाती है जहाँ सितारों की रोशनी कम हो रही थी और बादलों के एक घने झुंड के पीछे से सुबह की गुलाबी रोशनी का हल्का सा प्रकाश फैलने लगा था। लेकिन मेरा मन तो अपनी पत्नी की स्मृतियों में अटका हुआ था। अब मैं अपनी कल्पना में पूरी स्पष्टता से उसे देख पा रहा था। मैंने उसे मेरी पुकार का जवाब देते सुना, उसकी मुस्कान और मन को हौसला व साहस देने वाली उसकी नजर को देखा। भले ही झूठ ही सही, पर उसकी वह नजर उस सूरज की रोशनी से कई अधिक उल्लंघित थी जो अब क्षितिज में उदय होने जा रहा था। इस सोच ने मुझे सम्मोहित कर दिया। वो बोलते हैं जीवन में पहली बार मैंने उस सत्य का अनुभव किया जिसे अनेक कवियों ने अपनी कविताओं और गीतकारों ने अपने गीतों में स्थान दिया है।
है। अनेक चिंतकों ने उसे अंतिम प्रज्ञा का नाम दिया। वह सत्य, वह प्रेम ही अंतिम व उच्चतम लक्ष्य है जिसकी एक मनुष्य आकांक्षा कर सकता है। उस दिन मैंने इस महान रहस्य का अर्थ जाना कि मनुष्य की रची कविताएं उसके विचारों और मान्यताओं को यह प्रकट करना है कि प्रेम के माध्यम से तथा प्रेम में ही मनुष्य की मुक्ति छुपी है। वो बोलते हैं कि मैं समझ गया था कि किस प्रकार एक आदमी जिसके पास इस संसार में कुछ भी नहीं बचा हो, वह फिर भी उस परम आनंद का अनुभव कर सकता है, भले ही वह सिर्फ एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, जब वो उस इंसान को याद करता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो बोलते हैं जब अवसाद व दुख के कोहरे के बीच मनुष्य खुद को सकारात्मकता के साथ प्रकट ना कर सके, जब अपने कष्टों को अच्छी तरह सहना ही उसकी एकमात्र नियति रह जाए, जो कि एक सम्मानजनक उपाय है, तो ऐसी दिशा में अपने मन में बसी उस प्रीतम की छवि का मनन करके संपूर्ण संतोष पा सकता है। वो बोलते हैं कि इस चीज का एहसास मुझे वहाँ पर हुआ, भले ही हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे कितना ही दूर क्यों ना हो, अगर हम उसको सच्चे दिल से याद करते हैं ना, अपनी आंखें बंद करके सच में उसके बारे में सोचते हैं ना, तो वो जो सुख मिलता है ना, वो जो संतुष्टि मिलती है ना, वो उस दुनिया में कहीं भी किसी को नहीं मिल सकती। दोस्तों, प्यार पाना ही सब कुछ नहीं होता, प्यार करना भी जरूरी होता है और उसको महसूस करना भी। वो बोलते हैं कि मुझे इस बात का पता भी नहीं है कि मेरी पत्नी जिंदा है या नहीं, सही सलामत है या नहीं, फिर भी वो बोलते हैं कि अगर इस क्षण के बाद अगर मुझे ये पता चले ना कि मेरी बीवी की मृत्यु हो गई है, तो भी मैं इतना दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने इस क्षण में ही उसको महसूस कर लिया है, इस क्षण में ही मैं जान गया हूँ कि सच्चे प्यार का महत्व क्या होता है। आगे फ्रिंकल बोलते हैं कि वॉर की जो बातें होती थी वो हमें रेडियो पे सुनाई जाती थी, आज के युद्ध का क्या परिणाम रहा, सारी बातें बताई जाती थी और हम हर दिन यही प्रार्थना करते थे काश हम जीत जाएं ताकि हम लोग आजाद हो सके। हर कोई वहाँ पर यही सपना देखता था कि हम कब आजाद होंगे और कब इस दर्दनाक जगह से, कब इस नर्क से बाहर निकलेंगे। वो बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद जब लोगों को धीरे धीरे पता चला कि मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ, टाइफस के मरीजों से मैं बात करता था और कुछ उनको दवाइयाँ बताता था लोगों को, तो वहाँ पे जो डॉक्टर रहते थे उन्होंने देखा कि इसको पता है, मतलब ये डॉक्टर है। फिर वहाँ पे मुझे बुलाया गया, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इन टाइफस के मरीजों की देखभाल करने के लिए। वो एक ऐसी बीमारी थी जस्ट लाइक अ कोविड, कि अगर कोई छू लेता है या कुछ भी कर लेता है तो वो भी बीमार हो जाएगा। डॉक्टर फ्रिंकल अच्छे से जानते थे कि अगर मैं इन लोगों का इलाज करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी टाइफस हो जाएगा, मैं भी बहुत ज्यादा बुरी तरह बीमार पड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि मुझे भी सही मात्रा में कैल्शियम प्रोटीन नहीं मिला है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में दम हो कि मैं इस बीमारी को झेल सकूं। फिर भी वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही दवाई आती थी, वो ही लोगों को खिलाई जाती थी, जस्ट लाइक अ पैरासीटामोल हम लोगों को बुखार में खिलाई जाती है, उसी तरीके से नॉर्मल दवाई खिलाई जाती थी। अगर किसी को चोट लगती थी तो कपड़ों का बना बैंडेड बना देते थे या कुछ भी कर देते थे, तो इसी तरीके से काम चलता था। वहाँ ऐसा नहीं था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता था। अगर ऐसा कुछ होता था, कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ जाता था तो उसको सीधा गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता था, वहाँ कोई और ऑप्शन था नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है जो उस नर्क का आखिरी दिन होता है, सब उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं जैसे कि हमेशा करते आए होते हैं। फिर उस दिन पता चलता है कि हम युद्ध जीत गए हैं। जहाँ पर मरीजों का इलाज होता था मैं वहीं पर था, हम लोगों को वहीं बंद कर दिया गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि यहाँ से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गोलीबाजी हो रही है, बम वगैरह फेंके जा रहे हैं और हम मर भी सकते हैं। तो काफी देर तक आवाजें आती रही, बम गिरे गए, मारे गए, बहुत सारी आवाजें आती रही। फिर आवाजें धीरे धीरे शांत हो गई। तब वो बोलते हैं कि हमें पता चला कि हम अब यहाँ से आजाद हो सकते हैं, अब हमें भी लेने के लिए आ गया है। हम लोगों को सही सलामत गाड़ियों में बैठाया जाता है और जो गार्ड्स होते हैं उनको पकड़कर कैदियों की तरह बंद कर दिया जाता है। वो बोलते हैं जिन कैदियों के बारे में हमने सुना था उन्हें ट्रक में भरकर आजाद कर दिया जाता है, हम लोगों को बाद में पता चला कि उन्हें एक झोपड़ी में बंद करके जला दिया गया। तो किस्मत भी कैसे कैसे अजीब खेल खेलती है। डॉक्टर फ्रिंकल बोलते हैं कि हम आजाद तो हो गए थे, पर लेकिन हम पर इतनी यातनाएं हुई थी ना कि कई लोग उस चीज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। हमने अपना परिवार भी खो दिया था। वहाँ से निकला हर एक कैदी अब
ऐसा हो चुका था कि अब उसे जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं था। अंदर रहकर जितना वो खाने की बातें करते थे, अब बाहर आकर उन्हें खाने से कोई मतलब ही नहीं रहा था। उन लोगों के सामने खाना पड़ा रहता था पर वो लोग खाते ही नहीं थे। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं, हम में से वही लोग जिंदा रह पाए जिन लोगों को विश्वास था कि वो लोग आजाद होंगे। डॉक्टर फिंकल एक आदमी की कहानी बताते हैं कि वो रात में एक सपना देखता है कि वो 30 तारीख को आजाद हो जाएगा। वो डेली बहुत ज्यादा खुश होता है। धीरे धीरे 30 तारीख नजदीक आ जाती है और उसको पता चलता है कि अब मैं आजाद नहीं होऊंगा। और इस चक्कर में वो इतना ज्यादा सोचने लगता है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर फिंकल बोलते हैं, जिन लोगों ने अपनी मानसिकता को चेंज किया ना, जिनको पता था कि वो जरूर आजाद होंगे, जिन्होंने कोई फिक्स टाइम नहीं निकाला, सिर्फ अपनी जिंदगी जीते चले गए, वही लोग जिंदा बच पाए। जो लोग घबरा गए, जिन्होंने अपनी हिम्मत हार दी, ना गैस चैम्बर में जाए हुए ही उन्होंने अपनी मृत्यु कर ली। दोस्तों आगे डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि सभी आजाद कैदियों के लिए एक दिन ऐसा भी आता है जब वे कैंप जीवन के पिछले अनुभवों को याद करते हुए ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि उन्होंने ये सब कुछ खुद सहन किया है। जिस तरह अत्यंत आजादी का दिन निकट आया और उन्हें सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह लगने लगा, उसी तरह एक ऐसा दिन भी आया जब उन्हें कैंप के वे सभी अनुभव किसी बुरे सपने से अधिक नहीं लगते थे। वो बोलते हैं, किसी भी घर लौटने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अनुभव था उसके मन में इस अद्भुत भावना का जन्म होना कि उसने जो भी पीड़ा सही है ना, अब उसके बाद उसे ईश्वर के सिवा किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों ये थी शिवर कैंप की कहानी। अब जानते हैं कि लोकोथेरेपी किस तरीके से काम करती है। एंड हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी स्टोरी सुनने के बाद भी अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी बुक्स ला सकूं। तो चलिए भाग 2 देखते हैं, हमारा लोकोथेरेपी किस तरीके से काम करती है। आगे ऑथर बोलते हैं, अर्थ ढूंढने की इच्छा। जीवन में अर्थ पाने का यह प्रयत्न ही मनुष्य की पहली प्रेरणा बनता है, लेकिन इसे हम उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं कह सकते। यह अर्थ इतना अनूठा व निराला होता है कि मनुष्य को उसे स्वयं ही ढूंढना चाहिए। केवल तभी वह उसे उतना महत्व देगा जितना अर्थ पाने की उसकी इच्छा के लिए आवश्यक है। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं, जो चीज बद से बदतर हालात में भी इंसान को जीवन का अर्थ जानने में मदद करती है, वह उसके लिए संसार की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। जिस मनुष्य के पास जीने के लिए क्यों है, वह लगभग हर कैसे को सहन कर सकता है, अगर आपको अपनी लाइफ का वाय पता है तो। ऑथर बोलते हैं कि हर व्यक्ति के पास जीवन में कोई विशेष कार्य या मिशन होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही कोई दूसरा कार्य उसका स्थान ले सकता है। वो बोलते हैं, जिंदगी हर मनुष्य से सवाल करती है और वह जिंदगी को इस सवाल का जवाब तभी दे सकता है जब वह अपने जीवन के लिए जवाबदेह हो। एक ऐसा जीवन जिसकी वह जिम्मेदारी खुद ले सकता हो कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं हूँ। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि लोकोथेरेपी में विशेष रूप से इस जवाबदेही पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार आपको अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए मानो आपको दोबारा जीने का अवसर मिला हो। मतलब कोई खेल है जिसमें आप हार चुके हो, लेकिन आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है उस खेल को खेलने का। अगर आपसे अतीत में कुछ गलतियां हो गई हो, उस गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है आपको दोबारा सा। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खेल कैसे खेलना है या फिर अब आपको अपना जीवन कैसे जीना है। वो बोलते हैं, लोकोथेरेपी रोगी को उसके जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाने की पूरी कोशिश करती है। इस तरह उस रोगी को यह समझने की पूरी आजादी दी जानी चाहिए कि वह स्वयं को किसके प्रति कितना व किस हद तक जिम्मेदार बनाता है। यही वजह है कि लोकोथेरेपी देने वाला चिकित्सक कभी भी दूसरे मनोचिकित्सकों की तरह अपने रोगों पर जीवन मूल्यों की अपनी समझ थोपने का लोभ नहीं रखता। डॉक्टर फिंकल बोलते हैं कि प्यार का अर्थ क्या है? प्यार का अर्थ वही है जब आप अपने इंसान के भीतरी अस्तित्व को जान सको। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति से प्रेम नहीं करते ना, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच पाओगे, उसकी संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाओगे कि वो किस हद तक क्या कर सकता है। जब तक आप अपने प्यार को नहीं समझते ना, तब तक उसके अंदर की खूबियों को नहीं जान पाओगे। मनुष्य अपने पार्टनर को यह यकीन दिला सकता है कि वह क्या है और उसे क्या होना चाहिए। इस तरह वह उसकी
उसकी संभावनाओं को साकार करने में अपनी ओर से अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो उसका सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे अच्छे से जान सकते हो। अब जानते हैं कि पीड़ा का अर्थ क्या है और लोकोथेरेपी कैसे काम करती है। डॉक्टर बोलते हैं कि भले ही हम अपने जीवन में कितनी ही असह्य स्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, हमें पता है कभी कभी स्थितियां इतनी ज्यादा बुरी होती हैं कि हम उनको नहीं समझ पाते और हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे समय में भी हम अपने जीवन का अर्थ ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जो कि डॉक्टर फिंकल ने इस बुक में दिया गया है। एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर ने अपनी उदासी से निजात पाने के लिए, ऑथर बोलते हैं कि मुझसे सलाह मांगी। वह 2 साल पहले अपनी पत्नी के निधन से पैदा हुआ वियोग को सह नहीं पा रहा था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो बोलते हैं कि ऐसे में उसकी मैं क्या हेल्प कर सकता था, मुझे उसे किन शब्दों में दिलासा देनी चाहिए। खैर, उसे दिलासा देने के बजाय मैंने सीधा उससे सवाल पूछा, अगर आपकी पत्नी के स्थान पर आपकी मृत्यु हो जाती तो क्या होता? तब वो बोलता है, ओ उसके लिए तो ये सब सहन करना बहुत ज्यादा कठिन होता, तब वह ये सब कैसे सहती? ऑथर बोलते हैं, तब मैंने कहा, देखा डॉक्टर, उसे इस कष्ट से आपने ही बचाया है। आज आप उसे याद करते हुए शोक मना रहे हो और स्वयं कष्ट पा रहे हो, पर अगर आपका निधन हुआ होता तो सारी पीड़ा उसे भोगनी पड़ती। वो बोलते हैं कि उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, मुझसे हाथ मिलाया और शांत भाव से ऑफिस से चले गए। ऑथर बोलते हैं कि जब पीड़ा को उसके होने के मायने मिल जाते हैं तो वह पीड़ा नहीं रह जाती। जैसे कुछ लोगों के लिए उस पीड़ा का अर्थ बलिदान भी हो सकता है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि दुख में भी हम अपने जीवन का अर्थ देख सकते हैं। अगर हम अपनी पीड़ा को दूसरे नजरिए से देखेंगे ना, तो वो दुख हमारा दुख नहीं रह जाएगा। वहीं पर अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे और उसको देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो जिंदगी भर हम बस उसी दुख में पड़े रहेंगे। तो लोकोथेरेपी इस तरीके से काम करती है कि आप अपने दुखों को, अपने प्यार को किस तरीके से बदल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिए से। और ये सारी चीजें डॉक्टर फिंकल ने अपने शिविर कैंप से ही जानी। लोगों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर ही जाना। जब उन्होंने कैदियों की दशा देखी, अपनी दिशा देखी, अपने अनुभवों से इतनी सब कुछ चीजें देखी, एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि उन्होंने इस बुक को किस तरीके से लिखा है। एक एक टुकड़ा जोड़ जोड़ के उन्होंने ये बुक लिखी ताकि वो हम तक ये बुक पहुंचा सके। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी ये बुक पब्लिश होगी भी या नहीं, पर लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक दिन वो आजाद जरूर होंगे, और वो हुए भी, और उनकी बुक भी पब्लिश हुई, और वो जाने माने डॉक्टर भी बने, और लोगों की उन्होंने हेल्प भी की अपने एक्सपीरियंस से। आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको भी समझ में आया होगा कि लोगों ने अपनी जिंदगी में कितने सारे दुख सहे हैं। सो दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपने लोगों से प्यार करते रहो। एंड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।